हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 22 जनवरी 2026 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि यूपीएससी, इसके साथ ही पीसीएस या फिर किसी भी एक तरह से एसएससी एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं, यानी कि हमारे जो मेजर इसमें जो हमारे रहते हैं सब्जेक्ट, वो क्या होते हैं? पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं तो आपका जो करंट का बहुत ही अच्छे आप क्वेश्चन उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे कि कितने % जो टैरिफ है वो अनाउंस किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो 8 यूरोपियन नेशंस पर लगाने वाले हैं, जो 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 10%, यानी कि 10% जो टैरिफ लगाने की बात कही गई है। ठीक है, आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है? फ्री बीज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन वेलफेयर फॉर द मार्जिनलाइज्ड, से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मुफ्त सहायता देना, यानी कि फ्री बीज जो है वो हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के लिए निवेश करना, दो अलग अलग बातें हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है, जो लोग हाशिए पर पड़े हैं, अगर आप उनके लिए कोई कल्याण करते हैं वो बात अलग है, और इसके साथ ही अगर आप फ्री बीज देते हैं, यानी कि जो आपको एक तरह से जो मुफ्त सहायता देते हैं किसी भी तरह की, तो वो जो है वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बेंच में, मतलब ये जो बेंच के द्वारा सुनाया गया फैसला, इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा फ्री बीज क्या होती है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि चुनाव से पहले क्या होता है, कई बार मुफ्त राशन दे दिया जाता है, इसके साथ ही मुफ्त बिजली, नगद, कई बार उपहार यानी कि नगद पैसे दे दिए जाते हैं, जैसे कि अभी बिहार में 10,000 दिया गया था। इसके साथ ही और भी जो एक तरह से जो ये कहा गया था कि जो 2000 की एक इंस्टॉलमेंट रहेगी जो किसानों को दी जाएगी। इसी तरह की जो सहायता होती है ये राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि जब कोई भी चुनाव होने वाले होते हैं तो इसमें राजनीतिक प्रचार के तौर पर जो है ये सहायता की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इसके अलावा वंचित समूहों के लिए कुछ योजनाएं, कल्याण निवेश, जैसे कि नौकरी प्रशिक्षण, इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन करना, इसके साथ ही शिक्षा देना लोगों को, इसके साथ ही जो है रोजगार देना, यानी कि जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट, इन सभी ये जो जितने भी कार्यक्रम रहते हैं ये एक तरह से जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनके लिए जो है ये ऐसी सहायता जो उनका कल्याण करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों को एक ही तरह की चीज मानना गलत है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा अंतर क्यों किया गया। सबसे पहले फ्री बीज पर चिंता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के द्वारा जनता को जो मुफ्त चीजें दी जाती हैं उससे काम करने के लोग जो है वो काम नहीं करते, यानी कि काम करने के जो इच्छुक लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि अब उनको पता है कि फ्री में जो है उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अगर मुफ्त सहायता अचानक और बिना किसी टारगेट के दे दी जाती है तो ये राज्य निधि पर भी दबाव डालेगा, यानी कि जो स्टेट बजट होता है, यानी कि जहां से स्टेट ने अपना जो एक तरह से पैसा निकालना होता है, अगर एकदम से ऐसी कोई भी सहायता दी जाती अचानक से तो उस पर भी क्या होता है, दबाव पड़ता है बजट पर भी। ठीक है, इसके साथ ही लोगों को परजीवी यानी कि पैरासाइट बनने की आदत बन जाती, परजीवी यानी कि दूसरों पर जो डिपेंड होते हैं। इसी तरह जो लोग हैं उनको मतलब एक तरह से वो सरकार पर जो है निर्भर रहना शुरू कर देते हैं कि सरकार हमें कुछ ना कुछ दे देगी। तो इसी तरह, तो इसके साथ ही कल्याण के लिए निवेश किस प्रकार से किया जा सकता है? इसमें जो कोर्ट ने कहा कि जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी प्रोफेशनल, किसी भी कोई स्किल्स वगैरह सिखाना, कोई भी किसी को प्रोफेशन का काम सिखाना, तो राज्य की जो संवैधानिक जिम्मेदारी भी इसी को माना जाता है, यानी कि एक तरह से ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए ऐसे कल्याण के काम करना। गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये चीज काफी मदद करती है। अगर लोगों को आप शिक्षा देंगे, अगर आप लोगों को जो है स्वास्थ्य सहायता, उनको सहूलतें देंगे, इसके साथ ही कुछ भी आप रोजगार वगैरह देंगे तो उससे क्या होगा, लोग मुख्य धारा में आ सकते हैं। इसके अलावा
इस तरह का जो निवेश होगा इससे लोग जो लंबे समय में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यानी कि अगर वो कोई काम सीखेंगे तो कल को वो अपना काम कोई भी खुद से शुरू कर सकते हैं, यानी कि सरकार पर डिपेंड ना रहकर वो अपना कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज देना और कल्याण के लिए निवेश करना दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए ये जो टिप्पणी की गई है ये किस संदर्भ में आई है, तो ये जो पूरा बयान है ये PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई के तहत आया, जिसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव से पहले कोई भी मुफ्त सुविधा देना, जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जो एक तरह से भारत में रिवाज चला आ रहा है कि चुनाव से पहले कोई ऐसी सहायता देना या फिर कोई ऐसे नगद पैसे वगैरह देना, तो इनको चुनौती दी जा रही थी ये PIL में। तो मुफ्त सुविधाएं देने की प्रथा को चुनौती दी गई, तो कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखना चाहिए, यानी कि ये कोई आम छोटी मोटी बात नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ लालच देती हैं और उसके साथ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरह से सरकार पर ही निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होगा, भारत या फिर कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब देखिए इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है उसके असर क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो राज्य की योजनाओं पर मूल्यांकन हो सकता है, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जो हर मुफ्त योजना उसको कल्याण कहना सही नहीं है, कि अगर कोई भी मुफ्त योजना की जा रही है इसका मतलब कि वो कल्याण है, ये सही नहीं है। आगे चलकर सरकार को ये दिखाना पड़ सकता है कि कोई योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, जैसे कि शिक्षा, स्किल, स्वास्थ्य, या फिर थोड़े समय के लिए ही राहत देती है। इसके अलावा चुनावी वादों पर दिशा निर्देश संभव रहेंगे, यानी कि सुनवाई का संदर्भ क्या है, चुनाव से पहले जो वादे किए गए, इसके साथ ही ये भी अब कोर्ट के द्वारा फैसला किया जा सकता है कि चुनाव के दौरान क्या क्या आप वादे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। ठीक है, इसके साथ ही कल्याण निवेश जो है उसको कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, यानी कि जो भी आपने एक तरह से कल्याण करना है या फिर निवेश करना है, इसको एक तरह से कानून अपनी नजरों से देखेगा कि वो कल्याण है या फिर एक तरह से वो एक मतलब कि फ्री आप कोई भी मुफ्त सहायता दे रहे। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन पर दबाव, जब कोर्ट ने यही कहा है कि जो अंधाधुंध मुफ्त योजनाएं चलाती है वो एक तरह से राज्य का जो भी खजाना होता है, जो भी बजट होता है, उस पर दबाव डालती है, कर्ज बढ़ सकता है। इसके साथ ही घाटा जो राजकोषीय घाटा वो भी बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर, अगर ऐसा चलता रहा तो आगे राज्य से यही अपेक्षा बढ़ेगी कि योजना को वित्तीय व्यवहार्यता दिखाए और कॉस्ट बेनिफिट आकलन करना चाहिए, यानी कि एक तरह से अगर आप किसी तरह से कॉस्ट जो भी इसकी कॉस्ट है उसका भी आपको क्या है बेनिफिट, यानी कि उसका भी आपको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये पूरी तरह से मतलब कि आई है टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मदद तो जरूरी है, लेकिन ऐसी मदद जो लोगों को सक्षम बनाए, ना कि निर्भरता बनाए, यानी कि मदद ऐसी दो कि लोग जो खुद आत्मनिर्भर बने, यानी कि किसी पर डिपेंड ना रहे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, इलेक्शन कमीशन discretion during SIR is not unregulated authority, says सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR के दौरान जो चुनाव आयोग है उनका विवेकाधिकार अनियंत्रित अधिकार नहीं है, यानी कि उसको ऐसा नहीं कि नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में SIR यानी कि जो एक तरह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा था, जो हर स्टेट में चुनाव से पहले ये किया जा रहा था, तो इसकी मतदाता सूची को विशेष तरीके से इसको साफ करना और इसमें नए लोगों को ऐड करना, या फिर जो यहाँ से जिन्होंने अपना एरिया बदल लिया उनको एक तरह से यहाँ से हटाना, ये अपडेट करने की प्रक्रिया, इस पर बहस हो रही है और याचिकाएं दाखिल की गई कि इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने से जो मतदाता सूची है उससे नाम हटाए गए हैं, जिनका जो मत दान करने का जो अधिकार है वो उनका छिनता जा रहा है। ये जो याचिका है इसमें चुनाव आयोग के अधिकारों की सीमा और उनके फैसलों पर न्यायिक नियंत्रण को चुनौती दी गई कि जो चुनाव अधिकार है इलेक्शन कमीशन उसके क्या क्या फैसले हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चुनाव आयोग का विवेकाधिकार जो है वो अनियंत्रित नहीं है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के SIR करवाने का विस्तृत अधिकार तो है, यानी कि वो SIR तो करवा सकता है, लेकिन वह बेलगाम यानी कि अनियंत्रित नहीं हो सकता। बेलगाम यानी कि बिना किसी भी एक तरह से उस पर कोई भी लगाम नहीं लगा जा सकती, ऐसा नहीं है, उस पर भी लगाम लग सकती है। ठीक है,
और ये अधिकार जो नियत दिशा निर्देश रहते हैं, पारदर्शिता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसे इन सभी के अंतर्गत होना चाहिए। अर्थात क्या होगा, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को SIR करवाने का अधिकार संविधान कानून के तहत मिला है, लेकिन बिना नियम प्रक्रिया के ये आजाद रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके साथ चुनाव आयोग का निर्णय जो है पूर्ण रूप से अदालत से मुक्त नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो SIR करवाने का निर्णय किया उनका संवैधानिक अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं और अदालत उसे निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब इनका असर लोगों के मौलिक अधिकारों पर पड़ेगा, यानी कि SIR के तहत जब बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट से कट जाएंगे, वो वोट नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं डाल सकते, तो उसके बाद क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें दखल दे सकता है। यानी कि ये मौलिक अधिकारों की बात जहां पर आती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना सकता है। और देखिए इसके अलावा न्यायालय की चिंता क्या है, SIR के दौरान किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने या शामिल करने का निर्णय जो है वो बिना प्रक्रिया के या फिर ट्रांसपेरेंसी के बिना नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरी इसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए, क्यों नाम हटाया गया, किस वजह से, पूरा एक तरह से प्रोसेस होना चाहिए। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो सर निर्णय लेने वाला अधिकार भी जो होता है वो अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर किसी के मौलिक अधिकार खतरे में है तो उसका जो भी अधिकार, एक तरह से जो भी निर्णय लिया गया जाएगा उसको रोका जा सकता है। आयोग को यह दिखाना होगा कि उसने प्रक्रिया में नियम अनुसार मौका, सूचना, अपील का भी अवसर दिया गया है। इसके अलावा SIR जैसे कि कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लाखों मतदाताओं के नाम मतलब हटाए जा रहे हैं सूची में, इनके जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है कि उनका नाम है या फिर नहीं है। तो कुछ याचिकाकर्ता क्या कहते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र में मतदाता की रक्षा करने की बजाय उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक तरह से SIR के तहत जो लोकतंत्र जो खत्म होता नजर आ रहा है। अब इसका असर क्या होगा, तो अभी तक आखिरी फैसला आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग का अधिकार जो वो सीमित है, तो चुनाव आयोग को SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्यायिक समीक्षा अपनानी होगी। इससे क्या सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी या फिर मौका दिए मतदाता सूची से बाहर ना हो। यानी कि उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि उसने मतदाता सूची में है या फिर नहीं, उसको एक मौका मिलना चाहिए अपने प्रूफ दिखाने का, अपना जो पूरा एक तरह से यहाँ भारत में जो है नागरिकता दिखाने का। तो ये फैसला न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आया, लेकिन ये जो अभी वहां पर बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में जो ऐसे मतलब याचिका दायर की गई थी उस पर यह फैसला सुनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, राजस्थान कैबिनेट क्लियर्स बिल टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। यानी कि राजस्थान मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन बनाने के लिए एक विधेयक है उसको मंजूरी दे दी है। विधेयक क्या है, ये जो बिल है, यानी कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए बिल है, ये अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में अचल संपत्ति जैसे कि किसी जमीन या घर के लेन देन को नियंत्रित करने वाला है। ठीक है, उसको नियंत्रित करेगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की जो संपत्ति, जो वहां पर लोग रहते हैं, स्थायी निवासी हैं, स्थायी निवासियों की जो संपत्ति है, इसके साथ ही किराएदारों के जो अधिकार है, यानी कि जो वहां पर किराए के तौर पर रहते हैं, किराएदारों के अधिकार, उनको संरक्षित करने के उपाय किए जाएंगे। अब इसके साथ ही क्यों लाया जा रहा है ये विधेयक, सरकार क्या कहती है कि कई इलाकों में एक ही समुदाय की आबादी बढ़ने से जनसंख्या में असंतुलन जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि एक ही समुदाय में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सामाजिक तनाव, अशांति का खतरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, अशांति का खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस ऐसे इलाके में अशांत घोषित किए जा सकते हैं जहां पर मतलब ताकि वहां की संपत्ति की बिक्री जो है, यानी कि वहां पर अगर कोई भी संपत्ति है तो उसकी जो एक तरह से उसको बेचना बिना अनुमति के ना हो, संपत्ति जो है वो अनुमति के साथ ही बिकनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही सरकार का मानना है कि इससे लोग अपने घर बेचने पर मजबूर नहीं होंगे, न किराएदारी से बेदखल होंगे, बल्कि सामाजिक सद्भाव भी बना रहेगा। यानी कि पूरे समाज का जो एक तरह से सद्भाव है उसको बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये कहा गया कि बिना अनुमति के संपत्ति का लेन देन अमान्य होगा, यानी कि उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, एक तरह से वो इनवैलिड रहेगा। इसके साथ ही
उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की जो है वो सजा भी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ कहाँ पर लागू होगा ये विधेयक के लागू होने पर सरकार जो है अलग अलग इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है घोषित करेगी, फिर वहीं पर ये जो है पूरा ये जो बिल है वो वहां पर जो है लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहां की जो संपत्तियां बिना सरकारी अनुमति के ना तो खरीदी जा सकती हैं और ना ही फिर बेची जा सकती हैं। किराएदारों को बेघर नहीं किया जा सकता, यानी कि किराएदार जो है उनको बेघर नहीं होने देंगे, यानी कि उनको जो है एक तरह से अपनी मर्जी से कोई भी जो उनको वहां मतलब जिनकी वो संपत्ति है, मान लीजिए घर है, मकान है, तो मकान मालिक जो है उनको बेघर नहीं कर सकते। इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रिया क्या है वहां पर, तो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वहां पर इस चीज की आलोचना की जा रही है कि राज्य के जितना भी वहां पर शांतिपूर्ण माहौल है वो भंग हो सकता है और संवैधानिक अधिकारों के ये खिलाफ है। तो विरोधी दलों का क्या आरोप है, ये जो विधेयक है राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित और इससे निवेश और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। निवेश और व्यापार पर जो है वो असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या हो सकता है, तो ये अभी मंजूर किया गया ड्राफ्ट विधेयक मतलब आगे जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें पेश होगा और फिर उसके बाद विचार करके यानी कि पारित होगा, तो उसके साथ ही फिर जो है आगे मतलब कि पूरा लागू हो जाएगा। ठीक है, जिन क्षेत्रों में लागू करना चाहती है सरकार। अब देखिए विधेयक के फायदे क्या रहेंगे, यानी कि हम सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फायदा क्या होगा, जो जबरन पलायन है उस पर रोक लगेगी। वो किस तरह से, सरकार ने दावा किया है कि कई संवेदनशील इलाकों में जो है अचानक बेदखल नहीं मतलब संवेदनशील इलाकों में जो डर या फिर दबाव के कारण लोग जो है घर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। अनुमति प्रणाली से क्या होगा, अगर अनुमति जैसी कोई रहेगी एक तरह से प्रक्रिया, तो फिर क्या होगा कि घर बेचने को मतलब मजबूर जो हो जाते हैं, तो जबरदस्ती जो बिक्री होती है जबरन, तो उस पर जो है रोक लग जाएगी। ठीक है, जबरन बिक्री पर जो है रोक लग जाएगी। दूसरा क्या है, किराएदारों की सुरक्षा रहेगी, यानी कि जो किराएदार है अब बेघर नहीं हो सकते, अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता मकान मालिकों के द्वारा। गरीब और मध्यम वर्ग जो है उसको राहत मिलेगी। इसके साथ सामाजिक तनाव कम करने की कोशिश है, यानी कि तेजी से जो जनसंख्या का पैटर्न बदल रहा है वो क्या होता है, कई बार क्या होता है दंगे फसाद भी उसकी वजह से हो जाते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले से जो लागू कानून है उनके जैसा मॉडल, यानी कि पहले से जो गुजरात में ये मौजूद है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, तो राजस्थान सरकार उसी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, कौन क्या हो सकते हैं इस विधेयक के कॉन्स में क्या रहेगा, सबसे पहला संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उस पर असर पड़ेगा, यानी कि एक तरह पूरी तरह से मौलिक रहेंगे, यानी कि नागरिक अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से खरीद या फिर बेच सकता है, लेकिन इस चीज पर असर पड़ सकता है सरकारी अनुमति की जो शर्त रखी गई है, यानी कि सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी, तो इस शर्त जो है इसको इस अधिकार को सीमित कर सकती है। इसके अलावा भेदभाव का भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव होगा। विपक्ष क्या कहते हैं कि जनसंख्यिक संतुलन जो है शब्द अस्पष्ट और संवेदनशील है। इसके अलावा इससे किसी खास समुदाय को निशाना बनाने जैसा डर भी बना हुआ है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों को अशांत घोषित किया जाएगा वहां पर घरों के दाम भी गिर सकते हैं, निवेशक जो है यानी कि इन्वेस्टर जो है वो पीछे हट सकते हैं, विकास का काम वहां पर जो है धीमा हो सकता है। इसके साथ ही सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाएगी इस विधेयक से। यह तय करना होगा कि कौन सा इलाका जो है अशांत है या फिर पूरी तरह से जो है वो सरकार के पास होगी उसकी पूरी शक्ति। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसमें संवैधानिक पहलू क्या है, अभी के सबसे पहला क्या है कि क्या ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो अनुच्छेद जो 300A हमने जिसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया उससे वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के द्वारा। ठीक है, अगर कानून कहती है तो इसको वंचित कर सकते हैं। विपक्ष क्या कहता है, कानून जो है वो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है। इसके साथ समानता का अधिकार, अगर कानून का इस्तेमाल चुनिंदा इलाके या समुदायों पर हुआ तो यहाँ पर समानता के अधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि अब समानता नहीं है। इसके साथ ही अदालत में चुनौती भी संभव है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चुनौती की दी जा सकती है। इसके साथ ही जुडिशियल रिव्यू के दायरे में फिर आ सकता है। तो सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि कानून चाहिए या फिर नहीं, सवाल क्या है
क्या ये कानून निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभाव तरीके से लागू होगा या फिर नहीं। यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए ऐसा कोई भी अगर कानून आता है, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। तो इसी तरह ये कुछ यहाँ पर सवाल उठते हैं इस कानून को लेकर, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल हमारा क्या कहता है, जुडिशियल रिमूवल टफ लॉ विद अ लूप होल, ठीक है। जुडिशियल रिमूवल जो है टफ लॉ विद अ लूप होल, यानी कि न्यायिक निष्कासन एक खामी वाला कठोर कानून है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का चौथा खंड जो है उससे संबंधित जो प्रावधान है उस पर केंद्रित है पूरा ये एडिटोरियल। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको इम्पीचमेंट जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कठिन प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट के जरिए उनको जो है हटाने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या है, जिसके कारण जो है मतलब कि जिसके कारण योग्यताहीन या फिर अनुचित आचरण वाले जो न्यायाधीश है उनको हटाना व्यवहारिक रूप से लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि कुछ जो कानून यानी कि कुछ यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने में भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि एक तरह से पूरा वो असंभव जैसी प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले क्या कठोरता का यहाँ पर मतलब जो एक तरह से यहाँ पर तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया कैसे संसद में शुरू होती, किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रस्ताव को सदन में 2/3 बहुमत से फिर पारित होना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगले सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी जो है 2/3 से पारित होना चाहिए। इसके साथ फिर राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये प्रक्रिया जानबूझकर उन्होंने कहा कि बहुत ही कठिन बनाई गई है ताकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे, ठीक है। ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया, 2/3 मत मिलना आसान बात नहीं होती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ाना, कार्यपालिका या संसद मनमाने ढंग से जो है न्यायाधीशों पर दबाव न डाल सके। इसके अलावा न्यायाधीश जो है बिना डर के फैसला ले सके। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कठोरता है, कठोरता क्या है, अच्छी बात है क्योंकि यह जो न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि प्रक्रिया इतनी कठिन है कि पिछले 75 वर्षों में एक भी न्यायाधीश को सफलतापूर्वक जो है नहीं हटाया गया है, यानी कि 75 ईयर्स में। कुछ मामलों में महाभियोग की कोशिश हुई, जैसे कि जस्टिस वी रामास्वामी का मामला 1993 में आया था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में फिर वो भी असफल रह गया। इसके अलावा लूप होल क्या है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से जब राजनीतिक हो जाती है तब इसमें जो है दिक्कत या फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सरकार या सत्ताधारी दल की इच्छा के बिना आगे प्रस्ताव नहीं बढ़ सकता। अगर सरकार या प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो न्यायाधीश को बचाना चाहे तो वे इसे रोक सकते हैं। इसका परिणाम क्या रहेगा, अयोग्य अनैतिक आचरण वाले भ्रष्ट न्यायाधीश भी बने रह सकते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार फिर भी बना रह सकता है इसमें, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती या फिर पूरी ही नहीं होती है। यहाँ पर यही सबसे बड़ा लूप होल है। लेखक क्या कहता है यहाँ पर कि एक गंभीर संवैधानिक प्रावधान अभी भी रोका जा सकता है अगर सरकार चाहे, यानी कि सरकार चाहे तो इन प्रावधानों को या फिर इन बिल को या फिर इन पूरे प्रोसेस को रोका जा सकता है। फिर इसमें क्या समस्या है, वही है कि जो अयोग्य न्यायाधीश होते हैं या फिर जो भ्रष्ट होते हैं वो भी इसमें बचकर रह जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही न्यायाधीशों के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहुत आदर्श मतलब ऊंचे ऊंचे आदर्श जारी किए हैं, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है, जब कहीं किसी चीज की वजह से जवाब मांगा जाता है तो व्यवस्था जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके अलावा इन हाउस प्रक्रिया जो है यानी कि न्यायपालिका के अंदर शिकायत का निपटान करना या फिर नैतिकता समितियां प्रभावी साबित नहीं होती हैं। इसके साथ ही अगर कोई न्यायाधीश खुद से इस्तीफा दे देता है ताकि महाभियोग से बच सके, लेकिन ये भी कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके अलावा लेखक क्या सुझाव देता है कि इस कमी को दूर करने के लिए सुधार की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर न्यायिक स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे, लेकिन जवाबदेही भी मजबूत हो
बिना स्वतंत्रता से समझौता किए जवाबदेही को बढ़ाना होगा, यानी कि स्वतंत्रता भी बनी रहे लेकिन जवाबदेही भी बनी रहे। इसके साथ ही न्यायाधीशों को हटाने का कानून बहुत मजबूत और कठोर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि दोषी न्यायाधीश आसानी से बच सकते हैं अगर सरकार उनको सपोर्ट करती है तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कमजोर होगी और जनता का विश्वास जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक केस की बात की गई, जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है। तो उनके द्वारा ये जो उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया था, आरोप क्या थे कि वो वित्तीय कदाचार और अनावश्यक खर्च यानी कि एक्स्ट्रावेजन एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वो सीजे मतलब चीफ जस्टिस थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर बहुत ज्यादा खर्च किया था, बहुत महंगे महंगे कालीन, बिस्तर की चादरें, ये सब कुछ। तो इससे क्या हुआ कि वो अनावश्यक खर्च कर रहे थे, यानी कि एक तरह से जो फालतू खर्च होता है जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खर्च कर रहे थे। तो महाभियोग उनका जो है मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है 1993 में। तो मतदान होता है और उसका जो परिणाम क्या है, तो ये प्रस्ताव जो था ये असफल रहता है, यानी कि इसमें क्या है कि 2/3 जो है मतदान जो है मिल नहीं पाया इस प्रस्ताव को, और फिर ये जो महाभियोग पूरी तरह से असफल हो चुका था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा ये पूछ क्षेत्र की साजिश है या फिर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा उसको बचाने की कोशिश की गई। तो इसी तरह जो है एक तरह से पूरी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, लोगों का विश्वास भी उठ जाता है, ठीक है। आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, महत्वपूर्ण खनिजों की बात हो रही है यहाँ पर। रेज फोकस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑफिशियल, यानी कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर ध्यान बढ़ाना होगा हमें, ठीक है। Between 2026 and 2031, the Ministry of Mines plans to intensify mineral exploration activity significantly with primary focus strategic and critical minerals, said Piyush Goयल, Secretary of the Ministry। जिनकी पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि भारत जो है उसको अब जो है हमें 2026 से 31 के बीच अपने जो मिनरल्स हैं उन पर ध्यान बढ़ाने की, फोकस बढ़ाने की जरूरत है। और इसी कारण आने वाले वर्षों में जो ऊर्जा संक्रमण, इसके साथ रक्षा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, हाईटेक उद्योग के लिए खनिजों की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे खनिज होते हैं जो आधुनिक तकनीक यानी कि आज के समय पर जो ज्यादा यूज होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपूर्ति सीमित या फिर कुछ देशों तक ही रहती है, यानी कि इनकी जो आपूर्ति रहती है वो सीमित या फिर सिर्फ कुछ देशों में ही ये एक तरह से सप्लाई हो पाते हैं। जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो चिप्स या फिर रक्षा उपकरण के लिए। ग्रेफाइट, टेंटलम, टाइटेनियम, ये सब जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने फोकस बढ़ाने की बात क्यों कही, सबसे पहले तो हमें जो है आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है, यानी कि हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं, आयात पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो आयात को कम करने के लिए फिर जो है हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा। इसके साथ एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इन खनिजों की भूमिका अहम रहेगी। इसके साथ ही रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष, परमाणु तकनीक में इनका यूज हो सकता है। इसके साथ ही पूरे विश्व की भू राजनीतिक दबाव, यानी कि कुछ देश जो है इन खनिजों पर अपना दबदबा बनाकर रखते हैं, संकट के समय आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसके साथ ही सरकार और एजेंसियों की रणनीति क्या, घरेलू खोज और खनन को बढ़ावा देना होगा। विदेशों में खनिज संपत्तियों में निवेश, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना होगा। जो हमारा निजी क्षेत्र है, प्राइवेटाइजेशन को आगे लेकर आना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। रिसाइकलिंग, वैकल्पिक तकनीक पर काम करना होगा। इसके साथ ही मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे चित्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उनके लिए, ठीक है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो ग्रीन एनर्जी मिशन है उसको मजबूती, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार और नई इंडस्ट्री का विकास होगा, और रणनीतिक आर्थिक सुधार में, आर्थिक सुरक्षा में जो हमारा सुधार रहेगा, यानी कि भारत जो है एक आत्मरक्षक या फिर आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, ठीक है। इसके साथ ही अधिकारी क्या कहते हैं, ये फोकस जो है ये हमें भारत के विकास में भी मदद करने वाला है, ठीक है। इसलिए सरकार जो है इस क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देख रही है, यानी कि पूरे राष्ट्र की तरफ से इसको जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने कवर की। अब आपके लिए है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, विच रूलर वॉज ऑल्सो कॉल्ड ममालन एंड इज बिलीव टू हैव फाउंडेड ममालमपुरम इन तमिलनाडु, ठीक है।
तो कौन सा ऐसा रूलर है जिनको ये कहा जाता था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजा राज चोल प्रथम, पुलकेशन द्वितीय। तो आपने इसका सही ऑप्शन बताना है हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब दोस्तों मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको आज की इंपॉर्टेंट न्यूज सभी समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं कल में, और तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।